नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वास्थ्य और जीवन बीमा क्या वाकई सस्ता हो जाएगा और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? बीमा पर 18% जीएसटी को अब जीरो कर दिया गया है, लेकिन क्या इतने भर से बीमा का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा? कितना सस्ता होगा? 22 सितंबर के बाद से आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा। सरकार इस बात का प्रचार कर रही है कि बीमा पर जीएसटी जीरो हो गई। मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गई। दवाओं पर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कैंसर और विलक्षण बीमारियों की 36 प्रकार की दवाओं पर जीएसटी अब नहीं लगेगी। इनका कुछ तो असर होगा, लेकिन कितना होगा? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हेल्थ बीमा पर जीएसटी लगाकर उसने 3 साल में 24,500 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। हमारे पास कंज्यूमर विभाग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा विभाग है, हम सब मिलके इस चीज पे निगरानी रखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी अनुरोध करता हूं कि ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, राज्य सरकारें भी निगरानी रखें कि ये जीएसटी पास ऑन हो। और मुझे उद्योग के सभी वर्गों ने ऑलरेडी एश्योरेंस दिया कि पूरा जीएसटी पास ऑन किया जाएगा, जो भी लाभ कोई भी कंपनी को, कोई भी उद्योग को मिलेगा। यानी सब कुछ उद्योगों के आश्वासन पर चल रहा है कि उन्होंने भरोसा दिया है कि जनता को लाभ मिलेगा। सरकार को बताना चाहिए कि उसे कितना भरोसा है कि रेट कम करने के बाद उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसलिए पीयूष गोयल कह रहे हैं कि उपभोक्ता विभाग और वित्त विभाग मिलकर निगरानी करेंगे। बीजेपी यह नहीं बता रही कि 2017 से जनता पर जीएसटी के कारण कितना भार पड़ा और इसकी वजह से लोगों की जेबें किस हद तक खाली हो गईं। मगर उसके प्रवक्ता बेहद चालाकी से 2014 के पहले का हाल बताने लग जाते हैं। अपना हिसाब नहीं दे रहे, अपने 8-9 साल का हिसाब नहीं दे रहे। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। 2 दिन हो गए जीएसटी में रेट की कटौती के। सरकार एक पोस्टर ऐसा भी बना देती कि 50 लाख का हेल्थ बीमा लेने पर अब प्रीमियम क्या होगा, पहले क्या होता था। आप सटीक अनुमान नहीं दे सकते, मगर मोटा मोटी तो बता सकते हैं। हमारा भी यही सवाल है कि बीमा का प्रीमियम सस्ता होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या मोदी सरकार या कोई भी सरकार अस्पतालों के तंत्र के खिलाफ, बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है? सब चाहते थे कि जीएसटी कम हो बीमा के प्रीमियम पर, और जीएसटी जीरो कर दी गई। जीएसटी की नई दरों से पहले या बाद भी अगर अस्पतालों ने अपनी लागत बढ़ा दी, इलाज की लागत, तब हो सकता है कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा अंतर ना देखने को मिले। मान लीजिए किसी बीमारी के इलाज का पैकेज 5 लाख का था, उसे अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। तो जीएसटी में इस छूट के बाद भी शायद खास फर्क ना पड़े, थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन मेरा जोर इस पर है कि इतना भी कम होगा कि आप उसे राहत का नाम दे सकेंगे। जीएसटी रेट कम करने से 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी। 1 सितंबर 2025 की खबर है। नीवा बुपा नाम की बीमा कंपनी ने कहा वह 16 अगस्त से भारत के किसी भी मैक्स अस्पताल में कैशलेस सुविधा नहीं देगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है, अचानक आए इस बदलाव से मरीजों को अब अपनी जेब से पैसे देने होंगे। उसके बाद उन्हें बीमा कंपनी के पास रसीद जमा करनी होगी और तब जाकर पैसा मिलेगा। भले ही अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच अस्थायी तौर पर करार रद्द हुआ है या रद्द करने की धमकी दी गई हो, लेकिन एक दिन के लिए भी किसी मरीज को कैशलेस बीमा ना मिले तो मरीज की क्या हालत होगी। मीडिया रिपोर्ट में नीवा बुपा और मैक्स दोनों के बयान आपको मिल जाएंगे। यही पता चलता है, मैक्स ने कहा है कि नीवा बुपा चाहता था कि मैक्स अस्पताल अपना रेट कम कर दे, जो 2022 के लेवल पर है, इससे कम नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी अस्पताल के बीच विवाद हो रहा है। सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है कि मैक्स अस्पताल ने कितना बिल बढ़ाया और नीवा बुपा की मांग कितनी जायज है?
जैसे देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अभी 22 सितंबर से 0% किया दिया, मैंने एग्जाम कर दिया है. ए कंपनीज दे वर ऑलरेडी चार्जिंग सम जीएसटी, दे वर ऑल्सो गेटिंग जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब तक दे वर चार्जिंग सम जीएसटी, आउटपुट टैक्स भी था उनका और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी था. सो 22 September they will be having some input tax credit on their books. GST, as per the GST laws now, 22 September के बाद जो भी उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को रिवर्स करना पड़ेगा. देखिए जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू कैश. सो समझो कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वो नहीं यूज कर पाएंगे उसको वो रिवर्स किए, that amounts to a cash loss. So ये क्या करेंगे? They will try to recover this in some form by increasing the premiums. They may not put the blame on GST for increasing the premiums. माने GST का बात नहीं बोलेंगे वो, but they will say cost बढ़ गया है, so they will obviously try to recover this cash loss in some other form. So premium बढ़ सकता है. So इसका बहुत बड़ा effect असर मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है, because they will always have this problem of input tax credit in their books. इसका मतलब यह हुआ कि आपने तो प्रीमियम दे दिया, मगर बीमा का लाभ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. कैशलेस लाभ किसी भी विवाद की स्थिति में रद्द किया जा सकता है और आपको बोरी में भरकर नोट लेकर अस्पताल जाना पड़ सकता है. यह सरकार तो कैशलेस करती रहती है. इन दिनों तो एटीएम भी ठीक से काम नहीं करता. अगर किसी अस्पताल में भर्ती करना हो और बीमा कंपनी कैशलेस सुविधा ना दे तो रात बेरात आप इतना कैश कहां से लाएंगे? अगर मीडिया में 10 ऐसे मरीज की कहानी छप गई होती कि कैशलेस नहीं मिलने से उनकी क्या हालत हुई है, वे कितने % सूद पर लोन लेकर आए, कहां से पैसे लाए, तो सारा ड्रामा 2 मिनट में आपके सामने खुल जाता. इसी तरह 22 अगस्त की खबर आई कि प्राइवेट अस्पतालों की संस्था AHPI ने ऐलान कर दिया कि वह बजाज, एलियांज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ग्राहकों को अस्पताल में भर्ती होने के समय कैशलेस की सुविधा नहीं देगी. 1 सितंबर से यह सुविधा बंद कर देने की घोषणा हुई. इसके हजारों मरीजों में अफरा तफरी मच गई. अचानक से ही सब कुछ बंद. जब हंगामा हुआ तो 28 अगस्त को यह फैसला वापस लिया गया. लेकिन इसी बहाने आपने देख तो लिया कि ऐसा हो सकता है. बीमा कंपनी और अस्पताल के बीच अगर विवाद हो जाए तो आपको बीमा का कैशलेस लाभ नहीं मिलेगा. 24 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी किसी को इसका सामना करना पड़ा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी. बीमा का मामला जटिल होता है और बीमा अस्पताल नहीं होता. पर्स में लिखकर रख लीजिए. बीमा लेकर आज भी लोग 2-2 हजार किलोमीटर से दूर दिल्ली चले आ रहे हैं अच्छे अस्पताल और अच्छे डॉक्टर की तलाश में, तब भी सही इलाज नहीं मिल रहा. इन खबरों को भी देखिए. आयुष्मान योजना को लेकर पेमेंट में देरी आई तो प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान बीमा का लाभ देना बंद कर दिया. इस दौरान गरीब मरीजों को क्या परेशानी हुई, किसे क्या फर्क पड़ता है. मीडिया में इस योजना को लेकर कुछ रिपोर्ट ऐसी भी मिलती है कि इससे बीमा का कवरेज तो बढ़ गया, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की कमाई भी खूब बढ़ गई. अनाप शनाप प्राइवेट अस्पतालों का धंधा चमक गया. उन्हें ज्यादा मरीज मिले क्योंकि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा नहीं और अच्छे भी नहीं. जरूरी नहीं कि प्राइवेट अस्पताल ही बेहतर इलाज करते हैं, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इस योजना से उन्हें बिजनेस तो मिला. इस योजना को लेकर हजारों की संख्या में अस्पतालों में फ्रॉड की शिकायतें बढ़ी हैं. हमने जो उदाहरण दिए उससे पता चलता है कि प्रीमियम का मामला केवल जीएसटी पर निर्भर नहीं है, अस्पताल और बीमा कंपनी पर भी उतना ही निर्भर है. अगर अस्पतालों ने लागत बढ़ा दी तो प्रीमियम बढ़ सकता है. आपको अब वही पता रहता है जो सरकार बताना चाहती है कि जीएसटी कम होने से बीमा का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि प्रीमियम होते हुए भी वो बेकार हो सकता है. कैशलेस सुविधा खत्म हो जाए तो कहां से इतना पैसा लाएंगे, वो भी भर्ती के समय. यही बताने के लिए इस खबर का उदाहरण आपको दिया. CNBC TV 18 की रिपोर्ट पढ़िए. नीवाबूपा के कार्यकारी निदेशक अंकुर खरबंदा का बयान छपा है कि जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उससे प्रीमियम तुरंत तो नहीं बढ़ेगा. तुरंत पर जोर है. 18% से 0 करने पर ग्राहक को लाभ मिल सकता है. हम इसका लाभ ग्राहक को देना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी समझना चाहते हैं इसका क्या असर पड़ेगा. इसका क्या मतलब हुआ कि सब कुछ अभी के लिए कहा जा रहा है,
कि अभी तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, हम भी लाभ देना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ कम हो जाए प्रीमियम, वरना सरकार की क्या साख रह जाएगी। लेकिन हमारा सवाल है कि क्या वाकई इतना कम होगा जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बीमा का प्रीमियम कई बातों पर निर्भर करता है। मेडिकल इन्फ्लेशन के आधार पर भी बढ़ता है। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ अस्पतालों में भर्ती और इलाज का खर्चा बढ़ते जाना। अगर अस्पताल ने अपना बिल बढ़ा दिया तो उस हिसाब से बीमा कंपनियां भी अपना प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। एक और कारण से प्रीमियम बढ़ सकता है, जैसे कोई कैंसर का मरीज है, उसने इस साल इलाज का क्लेम 5 लाख ले लिया, तो अगले साल उसका प्रीमियम बढ़ सकता है क्योंकि उसने क्लेम लिया है, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि दिखावे के लिए जीएसटी के कारण रेट कम होगा, मगर प्रीमियम की वसूली किसी और तरीके से भी हो सकती है। तब उपभोक्ता क्या करेगा, किसके पास जाएगा? सरकार तो उद्योगों के भरोसे बैठ गई। पहले भी हुआ है जब जीएसटी की दरों में कमी की गई और उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिला। केरला, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने जीएसटी की मीटिंग में इसकी बात उठाई। तो इस संदर्भ में मांग हो रही है कि सरकार एंटी प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी के विरुद्ध कोई कानून बनाए। मगर राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार एंटी प्रॉफिटियरिंग कदम नहीं उठाएगी। सरकार मानकर चलती है कि उद्योग जगत ने कमिटमेंट किया है कि ग्राहक को फायदा देंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन कानून कहां है? बीमा सेक्टर में हाल में जो भी हुआ कैशलेस को लेकर, अगर वैसा दूसरे सेक्टर में होने लग जाए तो क्या होगा? राजस्व सचिव कहते हैं वे उद्योग जगत से बात करेंगे। बात करने से क्या कोई मुनाफा छोड़ देगा? बिजनेस लाइन में राजस्व सचिव का कहना है कि जब जीएसटी लागू हुई थी तब इंडस्ट्री ने पब्लिक में बयान दिया और डेटा भी दिखाता है कि उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। कमाल है, लाभ मिला है तो जीएसटी के स्लैब कम क्यों करने पड़े और रेट क्यों घटानी पड़ी? सरकार ने नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA बनाया था। कायदे से उसे और मजबूत करना चाहिए ताकि फायदा ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सरकार ने तो पिछले साल 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला कि मुनाफाखोरी के विरुद्ध अब नए केस स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह बिल्कुल चुनाव आयोग वाला मामला है कि जानकारी नहीं दी जाएगी, वीडियो नहीं दिखाया जाएगा और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ FIR नहीं होगी। सरकार क्यों नोटिफिकेशन निकाल रही है कि मुनाफाखोरी के खिलाफ अब नए केस स्वीकार नहीं किए जाएंगे? अगर उपभोक्ता को लाभ नहीं मिला तो वो कहां जाएगा? मीडिया तो उसकी हालत पर रिपोर्ट करेगा नहीं, तो दबाव भी नहीं बनेगा। इस समय जो इतने सारे पोस्टर बनाए जा रहे हैं कि इस चीज पर जीएसटी इतनी कम कर दी गई और दाम में वो उस तरह से ना दिखे, तो उपभोक्ता कहीं का नहीं रहेगा। पहले भी मजबूर था, अब भी रहेगा। बीमा पर कम चर्चा होगी और आईपीएल के टिकट की ज्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि अब आईपीएल मैच के टिकट को ऑनलाइन गेम, जुआ, कसिनो और हॉर्स रेसिंग के साथ रख दिया गया है और आईपीएल के टिकट पर 40% जीएसटी लगा दी गई है। क्या यह इसलिए किया गया क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग बंद होने के बाद क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी भरपाई दर्शकों से की जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सुधार भी जल्दबाजी में किया गया? वैसे जल्दबाजी का जीएसटी से पुराना नाता रहा है, वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भारत के किसी भी शहर से पुराना नाता रहा है। 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान होता है कि दिवाली पर जीएसटी का तोहफा मिलेगा और 3 सितंबर को नई दरें आ जाती हैं कि 22 सितंबर से लागू होगा। आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। दिवाली से पहले अब नवरात्रा को भी जोड़ा जा रहा है। अखबारों में जिस तरह से नई दरों को लेकर वाहवाही है, उसे अभी आप कैसे खारिज कर सकते हैं? लेकिन जल्दी पता चल जाएगा कि दाम कम हुए या नाम के लिए ही दाम कम हुए। अभी तक अखबारों की हेडलाइन में जीएसटी से परेशान जनता की तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब जीएसटी को विकसित भारत का आधार बताया जाने लगा। हेडलाइन से मोदी सरकार को बिना गोले के 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। इस बार के सुधार से मध्यम व लघु उद्योग को फायदा पहुंचेगा, इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन यह खबर भी देख लीजिए, लेबर चार्ज पर जीएसटी की रेट 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इससे लघु व मध्यम उद्योगों के सेक्टर को नुकसान हो सकता है। द हिंदू में कोयंबटूर के लघु व कुटीर उद्यम संघ के अध्यक्ष
सी शिव कुमार ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मांग रही है कि कामगारों और ठेके पर रखे जाने वाले कामगारों पर लगने वाली जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया जाए, लेकिन अभी 18% हो गई है। इससे इस सेक्टर में काम करने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कई और संगठनों ने सरकार से इस रेट में कमी की मांग की है। एमएसएमई एक तरह से बड़े उद्योगों के लिए वेंडर का काम करता है। अगर 18% जीएसटी मजदूरी पर लग जाए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। जबकि वित्त मंत्रालय ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें सरकार ने दावा किया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है, जिससे छोटे निर्माताओं के हाथ में कैश फ्लो बढ़ेगा और तेजी से रिफंड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी सिंपल है और क्लासिफिकेशन के वजह से जो कंफ्यूजन आता था वो भी अभी नहीं होना है। ऊपर से इन्वर्शन करेक्शन जब हम कर रहे हैं, रिफंड्स तुरंत मिलेगा और जहां इन्वर्शन नहीं है पैसा लॉक नहीं होएगा। मतलब मंथ तक यू वेट करो, आई मीन यू हैव पुट द मनी इन, यू आर नॉट गेटिंग द रिफंड, वो सिचुएशन अभी नहीं है। लॉक्ड अप मनी का प्रॉब्लम जो एमएसएमई को बार बार आता है वो नहीं होने वाले हैं। ऊपर से उनका रॉ मटेरियल और उनका इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स जो उनके लिए चाहिए वो सब रेट में कम हो रही है, इसीलिए उनका पूरे बेनिफिट ही ऐसे मैं समझ रही। विकसित भारत तो तभी बनेगा जब उत्पादन होगा, उत्पादन के कारण रोजगार बढ़ेगा और उसी पर टैक्स बढ़ जाए तो कैसे बढ़ेगा? रोजगार नहीं बढ़ेगा तो उपभोग कैसे बढ़ेगा? सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं, लेकिन क्या इससे मकान सस्ते हो जाएंगे? उतने सस्ते हो जाएंगे जितनी उम्मीद दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि तैयार मकानों की कीमतों पर 1 से 3% की रेंज में ही फर्क पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा तो नहीं। अभी यह देखना होगा कि कच्चे माल की सप्लाई करने वाले दाम कितना घटाते हैं और मांग कितनी बढ़ती है। जीएसटी की जटिलता ऐसी है कि जब तक जमीन पर इसे ना देख लिया जाए, आप पहले से उन दावों पर यकीन नहीं कर सकते जो सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भले कहते हैं कि अनेक तरह के टैक्स अब नहीं लगते, ऊपर से जीएसटी भले ही 2 स्लैब में नजर आए, लेकिन एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, उन पर अनेक प्रकार के टैक्स लगे होते हैं। न्यूजीलैंड, जहां जीएसटी 1986 से लागू है, वहां भी कहा जा रहा है कि इससे गरीबों पर बुरा असर पड़ता है। न्यूजीलैंड में पहले 10% की जीएसटी थी, फ्लैट रेट, फिर 1989 में बढ़ाकर 12.5% की गई और 2010 के बाद से 15% है। कुछ मामलों में लोगों को रियायतें भी दी जाती हैं, जैसे अगर किसी होटल में 4 हफ्ते आप रहते हैं तो 15% की जगह 9% जीएसटी देनी पड़ती है। न्यूजीलैंड में एक ही टैक्स रेट है। क्या भारत जैसी अर्थव्यवस्था में एक रेट की संभावना है? जब 4 से हम 3 पर आ गए तो 3 से 1 पर क्यों नहीं आ सकते? न्यूजीलैंड में भी जीएसटी का काफी विरोध हुआ। सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए हुए एक दस्तावेज में लिखा है कि इस टैक्स का गरीबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि अमीर लोगों के मुकाबले कम आय वाले लोगों को सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर अपने पैसे का ज्यादा बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा। 2020 में सब्जियों और फल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी को हटाने का काफी प्रयास हुआ, मगर सफलता नहीं मिली। भारत में तो प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि 8 साल में जीएसटी ने लोगों को कितना लूटा, महंगाई ने उनकी कमर किस तरह तोड़ दी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान के कार्यक्रम में भी जीएसटी पर बोलना नहीं भूले। उन्हें यह बताना चाहिए कि अभी तक 8-9 साल से इतनी महंगी जीएसटी क्यों वसूली गई, उसके कारण जनता की हालत खराब हुई या नहीं। फैसले का जो असर हुआ है 8 वर्षों के दौरान, उस पर एक लाइन नहीं
अब जो होगा उसकी कल्पना में हर लाइन है। जीएसटी के बारे में दावा किया जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि उपभोक्ता की क्या हालत हो जाती है। आप किसी भी तरह से देखिए, इसके कारण दाम बढ़े और लोगों की बचत लुट गई। मलेशिया ने भी 2015 में जल्दबाजी में जीएसटी लागू कर दी। उस समय नजीब रजाक की सरकार थी। मलेशिया में हाहाकार मच गया, घरों के किराए बढ़ने लगे, छोटी इकाइयों के लिए टैक्स बढ़ गया, टैक्स रिफंड में देरी होने के कारण परेशानी बढ़ गई, महंगाई बढ़ने लगी और कमाई बढ़ नहीं रही। वहां चुनाव में विरोधी पार्टी ने यही मुद्दा बना दिया कि जीते तो जीएसटी समाप्त कर देंगे, और जीतते ही जीएसटी समाप्त कर दी गई। 2018 में नजीब रजाक की सरकार जीएसटी के मुद्दे पर हार गई और प्रधानमंत्री बने महातिर मोहम्मद। उनकी सरकार ने जीएसटी वापस ले ली, उसकी जगह सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स लेकर आई। दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा कि इससे मलेशिया को नुकसान होगा, सरकार की आय कम हो जाएगी, मगर जीएसटी वापस नहीं आई। हाल ही में ब्लूमबर्ग में खबर आई कि सरकार जीएसटी को वापस लाने पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार ने इसे नकार दिया। भारत में राहुल गांधी जीएसटी को लेकर कब से सवाल उठा रहे हैं। 2017 से इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। इसका मतलब है कि जनता अभी भी जीएसटी के दुष्प्रभावों को नहीं समझ पा रही है। इनकी जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए, और तब भी ये सुनना नहीं चाहते हैं। हमने इनसे कहा, और अभी भी मैं कह रहा हूं, इस जीएसटी को बदलना पड़ेगा। इस जीएसटी को सिंपल बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मलेशिया पर फिर से आते हैं, जहां जीएसटी हटा दी गई। इस पर हमने MIT का मार्च 2024 में छपा एक रिसर्च पेपर देखा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस पेपर में एक बात लिखी है जिस पर गौर करनी चाहिए। लिखा है कि मलेशिया में जीएसटी को अगर वापस लाना है तो यह देखना चाहिए कि लोग कितना स्वीकार करते हैं, ना कि इससे कितना राजस्व मिलता है। यानी यह रिसर्च पेपर भी मानता है कि जीएसटी को लेकर लोगों के बीच सहमति बननी जरूरी है। जीएसटी के कारण राज्यों का वित्तीय अधिकार कितना कम हुआ, राजस्व के लिए केंद्र पर निर्भर होते चले गए, इससे संघवाद पर बुरा असर पड़ा, यह भी एक अलग मसला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीएसटी की दरों में कटौती तक सरकार ने झटका बर्दाश्त किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा, जिसका मानना है कि सुधार से केंद्र सरकार को 3700 करोड़ का ही झटका लगेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है। हालांकि सरकार का अनुमान 48,000 करोड़ का है, लेकिन इसका वित्तीय घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह भी बताया जा रहा है। तब आपने पहले इन दरों में कटौती क्यों नहीं की? तो पता करते रहिए कि जीएसटी कम होने से आपकी बचत बढ़ रही है या नहीं। बचत होगी तभी तो आप खरीदेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।